हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं भारत के उन बड़े बड़े डैम्स की जो पहाड़ों को रोककर और नदियों का रास्ता बदलकर हमारे घरों तक बिजली और खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। आज़ादी के बाद जब भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन विशाल परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, ये उम्मीद और तरक्की के प्रतीक थे। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। इन्हें क्यों बनाया गया और ये आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल। और इन कहानियों का पैमाना समझने के लिए एक आंकड़ा ही काफी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड का टिहरी डैम, वो 260.5 मीटर ऊंचा है। 260 मीटर? जी, यानी कुतुब मीनार से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा। ये दिखाता है कि हम हिमालय की ताकतवर नदियों को काबू करने की बात कर रहे हैं। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर लेते। हम बांध या डैम और परियोजना या प्रोजेक्ट जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए, जब किसी नदी पर बिजली बनाने, सिंचाई करने, बाढ़ रोकने जैसे कई मकसद से एक बड़ा ढांचा तैयार होता है, तो उसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। बांध उसी का सबसे अहम हिस्सा होता है। तो ये शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए भारत के नक्शे पर सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर से। यहाँ चिनाब नदी है, जो हमेशा से ही रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही है। हाँ, और इसी चिनाब नदी पर 3 बड़े बांध बने हैं, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। ये सिर्फ बिजली नहीं बनाते, बल्कि उस संवेदनशील इलाके में भारत की मौजूदगी और इंजीनियरिंग की ताकत को भी दिखाते हैं। और चिनाब से थोड़ा नीचे उतरें तो हम पंजाब और हिमाचल के इलाके में पहुंचते हैं, वो इलाका जहां भारत की हरित क्रांति की नींव रखी गई थी। यहाँ सतलुज और व्यास जैसी नदियां हैं। सही पकड़ा। यहीं पर है भाखड़ा नांगल बांध। ये सतलुज नदी पर हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर बना है। ये सिर्फ एक बांध नहीं था, आजाद भारत का पहला और शायद सबसे बड़ा सपना था। ये देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। जी, और इसके पीछे जो विशाल झील बनी, उसे गोविंद सागर कहते हैं। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय यानी ग्रेविटी डैम है। अब ये ग्रेविटी डैम क्या होता है? क्या ये बाकियों से अलग है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ज्यादातर बांध डिजाइन के कमाल से पानी को रोकते हैं, लेकिन ग्रेविटी डैम का फंडा बहुत सीधा है, मतलब ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स। सोचिए, हमने बस कंक्रीट और पत्थर का एक इतना भारी, इतना वजनदार पहाड़ खड़ा कर दिया कि नदी के करोड़ों लीटर पानी की ताकत भी उसे अपनी जगह से हिला नहीं सकती। ये अपने वजन के दम पर पानी को रोकता है। अच्छा, तो भाखड़ा नांगल इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि शेयर विल पावर का नमूना है। यानी एक इंसान का बनाया हुआ पहाड़। कमाल है। तो भाखड़ा नांगल सतलुज पर है। हिमाचल में और भी तो होंगे? हाँ, हिमाचल में व्यास नदी पर पौंग बांध है और सतलुज पर ही आगे नाथपा झाखरी बांध भी है। और पंजाब की बात करें तो रावी नदी पर थीन बांध है, जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। ये सब मिलकर उत्तर भारत को बिजली और पानी देते हैं। तो अगर भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था? वो उत्तराखंड में है। जी, टेहरी बांध। ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है और इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। ये एक अलग तरह का बांध है। लेकिन एक मिनट, उत्तराखंड तो हिमालय का इलाका है। ये भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील माना जाता है। इतनी ऊंची जगह पर इतना बड़ा बांध बनाना, क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी? ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बिल्कुल। इसे लेकर दशकों तक बहस चली। पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने बहुत चिंता जताई थी। हाँ, वो तो लाजमी है। लेकिन इसे बनाने वाले इंजीनियर्स का दावा है कि इसका डिजाइन ऐसा है कि ये रिक्टर स्केल पर 8 से भी ज्यादा की तीव्रता का भूकंप झेल सकता है। ये प्रकृति की ताकत और इंसान की इंजीनियरिंग के बीच एक कशमकश का प्रतीक है। और इसी राज्य में यमुना और उसकी सहायक नदियों पर रेणुका जी और लखवाड़ जैसे बांध भी बन रहे हैं। तो हमने देखा कि हिमालय में पानी की बहुतायत को कैसे संभाला गया, लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहां पानी की हमेशा कमी रहती है, जैसे राजस्थान। वहां नदियों को कैसे काबू किया गया है? वहां की कहानी अलग है। वहां बूंद बूंद पानी सहेजना होता है। जैसे जवाई बांध है, जो लूनी नदी की सहायक जवाई नदी पर है। ये पूरे इलाके की प्यास बुझाता है।
लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी है चंबल नदी की, जो कभी डाकुओं के लिए जानी जाती थी। हाँ, चंबल का बीहड़। उसी चंबल पर राजस्थान में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। और यही नदी जब मध्य प्रदेश में बहती है तो उस पर गांधी सागर बांध बना है। अच्छा, तो एक ही नदी पर 3 बांध? जी, इन तीनों बांधों ने मिलकर उस बीहड़ इलाके की तस्वीर बदल दी, वहां सिंचाई और बिजली पहुंचाई। इनके अलावा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना इंदिरा सागर बांध और बरगी बांध भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो उस राज्य की जीवन रेखा है। चलिए, अब मध्य भारत से थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश और झारखंड की तरफ। यहाँ की नदियाँ उतनी पहाड़ी नहीं हैं, तो यहाँ बांध बनाने का मकसद क्या अलग होता है? यह मकसद बिजली के साथ साथ पानी के बहाव को नियंत्रित करना और नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाना ज़्यादा होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई बांध बने। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रिहंद बांध। ये सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बना है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है इसके पीछे बनी झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी? हाँ, ये इतनी बड़ी है कि इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में। ये उस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को ऊर्जा देती है। और झारखंड, मैंने सुना है कि वहाँ की एक नदी को शोक की नदी कहा जाता था। आप दामोदर नदी की बात कर रही हैं। उसे बंगाल का शोक कहते थे, क्योंकि हर साल इसमें भयानक बाढ़ आती थी। ओहो! तो आज़ादी के बाद अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी बनाया गया। इसका एक ही काम था, इस नदी को काबू करना। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो डीवीसी ने क्या किया? डीवीसी ने एक के बाद एक कई बांध बनाए। दामोदर की सहायक नदी है बराकर, उस पर तिलैया और मैथन बांध बनाए, और खुद दामोदर नदी पर पंचायत बांध बनाया। अच्छा। इन बांधों ने मिलकर बाढ़ को रोका और उस इलाके को बिजली दी, एक शोक की नदी को वरदान में बदल दिया। वाह, ये कहानी तो सच में आधुनिक भारत के मंदिर वाली बात को सही साबित करती है। अब थोड़ा और पूर्व की ओर चलें तो पश्चिम बंगाल आता है, और वहां फर्रक्का बैराज का नाम बहुत सुनने में आता है। आपने इसे बैराज कहा, बांध नहीं। क्या इसमें कोई फर्क है? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी अंतर है। बांध का मुख्य काम होता है पानी को स्टोर करके एक बड़ी झील या जलाशय बनाना, जबकि बैराज का मकसद पानी को स्टोर करना नहीं, बल्कि उसके बहाव को नियंत्रित करना या उसे किसी नहर में मोड़ना होता है। इसमें बड़े बड़े गेट लगे होते हैं, जिनसे पानी के बहाव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो फरक्का बैराज क्यों बनाया गया? उसे कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए बनाया गया था। गंगा नदी की एक धारा हुगली नदी बनती है, जिसके किनारे कोलकाता है। जी। हुगली में गाद जमा होने से बंदरगाह उथला हो रहा था, तो फरक्का में गंगा के पानी को रोककर उसे हुगली की तरफ मोड़ा गया, ताकि तेज बहाव गाद को बहाकर ले जाए और बंदरगाह चालू रहे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला भी है, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ पानी के बंटवारे से जुड़ा है। अच्छा, अब समझ आया। और बंगाल के पड़ोस में उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध है ना? हाँ, हीराकुंड बांध। यह महानदी पर बना है। मुख्य बांध ही लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है। लगभग 5 किलोमीटर। और अगर इसके किनारों को मिला दें तो ये 25 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इसे इतना लंबा इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि महानदी का पाट, मतलब उसकी चौड़ाई, उस इलाके में बहुत ज्यादा है। ये भारत की इंजीनियरिंग का एक और विशाल नमूना है। तो हमने सबसे ऊंचा देख लिया टिहरे, सबसे ऊंचा ग्रेविटी भाखड़ा, और सबसे लंबा हीराकुंड। अब पश्चिम और दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। गुजरात में सरदार सरोवर का नाम तो बहुत विवादों में भी रहा। हाँ, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, और ये शायद भारत का सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद बांध रहा है। इसके पीछे की बहस बहुत सीधी थी। एक तरफ गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी और मध्य प्रदेश को बिजली देने का वादा था, तो दूसरी तरफ हजारों गांवों और जंगलों के डूबने और लाखों लोगों के विस्थापन का दर्द था। ये विकास बनाम विस्थापन की बहस का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और दक्षिण भारत की नदियां जैसे कृष्णा और कावेरी तो कई राज्यों से होकर बहती हैं। उन पर बने बांधों को लेकर भी तो विवाद होते रहते होंगे। हमेशा यही दक्षिण भारत की कहानी है। एक ही नदी पर बने बांध कई राज्यों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाते हैं। जैसे कृष्णा नदी को ही लीजिए। जी। ये कर्नाटक से निकलती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो कर्नाटक में इस पर अलमाटी बांध है, तेलंगाना आंध्र सीमा पर नागार्जुन सागर बांध है, और फिर आंध्र में श्रीशैलम बांध है। एक ही नदी का पानी 3 राज्य मिलकर इस्तेमाल करते हैं। अब कावेरी की बात करते हैं। कर्नाटक में इस पर कृष्णा सागर बांध है।
एक मिनट, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। नाम है कृष्णा सागर, लेकिन बांध बना है कावेरी नदी पर, ऐसा क्यों? हाँ, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। असल में इस बांध का नाम कृष्णा नदी पर नहीं है। इसे मैसूर के महाराजा कृष्णराज वडियार चतुर्थ ने बनवाया था। अच्छा, तो उनके नाम पर है? जी, उन्हीं के नाम पर इसे कृष्णराज सागर या कृष्णा सागर बांध कहते हैं। है ये कावेरी नदी पर ही। इसी नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध और तमिलनाडु में मेट्टूर बांध भी है, जो तमिलनाडु के डेल्टा की जान है। और एकदम दक्षिण में केरल की बात करें तो वहाँ पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। ये बाकी बांधों जैसा सीधा नहीं है, बल्कि घुमावदार है। आपने बिल्कुल सही गौर किया। वो एक आंक डैम है। ये इंजीनियरिंग का एक जीनियस नमूना है। आर्क डैम। सोचिए, एक धनुष या मेहराब की तरह। ये आकार पानी के जबरदस्त दबाव को बांध के ढांचे पर पड़ने के बजाय उसे घाटी की चट्टानों पर यानी किनारों पर ट्रांसफर कर देता है। इसलिए ये कम मटेरियल में भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ये अपनी बनावट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। क्या बात है! मतलब हर बांध की अपनी एक कहानी, अपनी एक इंजीनियरिंग की पहचान है। उत्तर से दक्षिण तक की ये यात्रा तो कमाल की रही। हमने देखा कि बांध कैसे जरूरत के हिसाब से अलग-अलग रूप लेते हैं, कहीं पहाड़ जैसे भारी तो कहीं धनुष जैसे घुमावदार। बिल्कुल। और इन सब के बीच एक और दिलचस्प तथ्य है जो इन सब कहानियों को एक साथ जोड़ता है। भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कब और कहाँ लगा होगा? ये तो बहुत पहले की बात होगी, शायद आजादी के भी पहले। बहुत पहले। ये 1897 में दार्जिलिंग के पास सिद्रापोंगा में लगा था। 1897 में? जी, एक छोटे से झरने पर। वहां से लेकर भाखड़ा और टेहली जैसे विशाल बांधों तक का सफर ही आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।